हेलो स्टूडेंट्स। तो फाइनली हम आ चुके हैं लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम को लेकर के एक्चुअली। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं जो ये क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ तो इसको ये मत समझ लेना कि अच्छा यही इनफ है और इतना ही करना है और इसी होकर के हम जो है टॉप कर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैंने ये स्टार्ट किया है आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। इसका मतलब ये है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आई एम बैक नाउ बिकॉज मैं अब सीरीज़ एक निकालूंगा इस चीज़ की कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है। एक्चुअली मैं एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा हर चैप्टर की, यानी कि आज से हो सकता है 2 दिन या 1 दिन के गैप पे ये वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज जब मैं कराऊंगा तो उस बीच में मैं ये भी बताता जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन है जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं डबल स्टार और सिंगल स्टार वाले क्वेश्चन भी बताऊंगा। डबल स्टार का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के 99% चांसेस है, और सिंगल स्टार का मतलब है कि 50-50% चांसेस है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन इतना मैं गारंटी दूंगा क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का पढ़ाने का, मैंने बच्चों को हमारे स्टूडेंट्स ने मार्क्स इतने अच्छे अच्छे गेन, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि एक स्टूडेंट ने 99 भी गेन किया है साइंस में जिसको मैंने पढ़ाया है और अभी वो आईआईटी में पढ़ रहे हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर करके, मतलब एक्सपेरिमेंट साइंस वाले नहीं, एक्सपेरिमेंट्स की कैसे पढ़ा जाए, कैसे क्वेश्चंस किया जाए, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर करके बहुत ही अच्छे अच्छे मार्क्स गेन किए। मैं कितनों का नाम गिनाऊं, ऐसे बहुत हैं। तो इस तरह से मैंने सोचा कि क्यों ना एक्सपेरिमेंट और एक बार और किया जाए। ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली नहीं होगा, एक्चुअली ये तो पूरा का पूरा रियल लाइफ प्रैक्टिकल होगा क्योंकि एक्सपेरिमेंट मैं कर चुका हूँ और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड मैं हेल्प कर सकता हूँ तो थोड़ा बहुत हेल्प करूंगा कि आप किसी ना किसी तरह से 90 क्रॉस करें अपने साइंस के एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसको जस्ट हम लोग जल्दी से क्लियर कर लेते हैं। चैप्टर 1 की कुछ क्वेश्चंस है जिसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट है इसका, व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत लोगों को आप में से पता भी होगा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। ऑब्वियसली केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। अब समझते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने शायद 9th में पढ़ा होगा कि इट स्टेट्स दैट द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल इक्वेशन। क्या मतलब है इसका, थोड़ा इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल भाषा में अगर हम समझें, इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक्स कंपाउंड है, कोई एक्स सब्सटेंस है और उसने वाई के साथ रिएक्शन किया, ठीक है, वाई के साथ रिएक्शन किया और उसने क्या बना लिया, और जेड सब्सटेंस बना लिया, ठीक है। मैं कोई इक्वेशन नहीं ले रहा, मैं सिंपल इक्वेशन से समझा रहा हूं। तो एक्स क्या है, फॉर एग्जांपल एक्स जो सब्सटेंस है वो हमने लिया था 20 ग्राम, कितना लिया था 20 ग्राम लिया था, और जो वाई लिया था हमने वो मान लो 10 ग्राम लिया था, कितना लिया था 10 ग्राम लिया था, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के जो भी सब्सटेंस बनेगा दैट इज जेड। तो z का जो मास है ना वो इन दोनों को मिला के होना चाहिए, यानी कि जो इन दोनों का सम है, इन दोनों के मास का जो सम है ना उतना ही मास z का होना चाहिए। मतलब 20 और प्लस में 10 कितना हो गया 30, मतलब इसका जो मास है वो 30 ग्राम होना चाहिए। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग जब 9th में थे ना तो इस लास्ट वर्ड को ध्यान नहीं देते थे, इन अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि 9th में केमिकल रिएक्शन नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो जब हम 10th में आ गए हैं, केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके हैं, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो है ना तो ये क्रिएट किया जा सकता है, ना तो ये बढ़ सकता है अपने आप, और ना ही डिस्ट्रॉय होता है मास। ना ही ऐसा नहीं है कि 20 और 10 को मिलाया तो 30 की जगह 29 आ जाए ना, 29 आ जाए, या 20 और 10 को मिलाया तो 30 की जगह 31 ग्राम आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो इसलिए हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ, इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। और इसी को ओबे करने जो इक्वेशन इस पूरी की पूरी बुक में जो भी आपने फिजिक्स पढ़ा है उसमें, सॉरी केमिस्ट्री पढ़ा है, उसके अंदर जो इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करेगा वो इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगा, राइट। और इसीलिए हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करने लगते हैं क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी नहीं कर रहा होता है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। आपको इसका आंसर मिल चुका है, द केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसके बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बच्चों के बीच में कि सर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट या तो यही आ जाता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, या फिर ये आता है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है तो उसके अंदर एक गैस दूसरे गैस का डबल क्यों आता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोड्स पे एक गैस दूसरे गैस का डबल क्यों आता है, तो उसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है हम लोगों को, राइट। अब आप देखिए थोड़ा सिंपल से मैं समझाता हूं आपको। मैंने क्या किया है, मैंने एक कंटेनर ले लिया है, कंटेनर समझ रहे हो, मतलब बर्तन ले लिया है मैंने, ठीक है। और बर्तन लेने के बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर एक रॉड लगाया, ठीक है, एक रॉड ऐसा एक रॉड ऐसा लगाया, यानी 2 रॉड है यहाँ पर, ठीक है, 2 रॉड है। और दोनों, अच्छा ये रॉड मतलब मेटल है, मेटेलिक रॉड है, और इन दोनों को मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इन दोनों को मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया।
तो मैंने वायर से मैंने इसको सेल बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और मैंने इस कंटेनर में देखो मैंने क्या किया, 2 रॉड लिया है, 2 मेटालिक रॉड, उसको मैंने वायर से कनेक्ट किया, वायर के बीच में बैटरी लगा दिया। अब इस कंटेनर में मैंने क्या भर दिया है बच्चों, मैंने पानी भर दिया, ठीक है, पानी मतलब वाटर भर दिया। जैसे ही मैंने इसके अंदर पानी भरा और मैंने स्विच ऑन किया, इसमें एक स्विच भी लगा रखा है मैंने, तो स्विच ऑन किया, अब यहाँ पे दिख नहीं रहा, मतलब मान के चलते हैं कि इसमें स्विच लगा रखा है, और स्विच को जैसे ऑन करते हैं हम लोग, तो स्विच ऑन करते ही ना, पता है क्या, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। आप सबको पता है कि वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, डिस्टिल्ड वाटर नहीं, टैप वाटर। ये एक्चुअली मैंने टैप वाटर लिया, राइट। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का इसके अंदर कंडक्शन स्टार्ट हुआ, तो बच्चों वाटर यानी कि जो H2O होता है ना, H2O देखो, H2O ये ब्रेक होना शुरू हो जाता है, ये टूटना शुरू हो जाता है। और जब H2O टूटता है ना, तो ये H+ और O2- में टूटता है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन्स अलग हो जाते हैं। अब आप ध्यान से सुनना, ये जो मैंने 2 मेटल रॉड लिए थे, इसमें से एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव, ध्यान रखना। इन दोनों रॉड को मिला के इलेक्ट्रोड कहा जाता है, जिसमें से एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। ये एनोड है और ये क्या है, अपना कैथोड है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो एनोड कैथोड आप याद मत रखो, बस इतना याद रखो, दोनों रॉड को मिला के कहते हैं इलेक्ट्रोड। जब ये पानी ये टूटने लगेगा या ब्रेक होने लगेगा, तो जो प्लस वाला यानी कि हाइड्रोजन जो प्लस वाला है वो किसकी तरफ भागेगा, माइनस वाले रॉड की तरफ, क्योंकि प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है। तो हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा, इस पे हाइड्रोजन आ जाएगा, इस इलेक्ट्रोड पे जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। और ऑक्सीजन किस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन गैस इस पे आएगा, ऑक्सीजन गैस इस पे आएगा। अब आप ध्यान से सुनना प्लीज मेरी बात को, ठीक है। अब आपको इतना पता चल गया कि इन दोनों इलेक्ट्रोड में से किस पे हाइड्रोजन और किस पे ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि जब ये H2O ब्रेक होगा, टूटेगा, तो ध्यान से सुनना, H2 और O2 में ब्रेक होगा, सिंपल सी चीज है भाई, है ना। इक्वेशन तो कुछ ऐसा ही बनेगा, वाटर ब्रेक होता है H2 और O2 में, नहीं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। जरा इसको बैलेंस करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर H2 कितना, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, सर बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन 2 हो जाए। यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है सर। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर अब कितने हो गए, 2 2 4, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है ओनली। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, और 2 लगा दिया, तो 2 2 ये भी 4 हो गया, ठीक है। अब आप चेक करो जरा, 2 2 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन का भी है, तो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बिल्कुल। अब ये बैलेंस्ड हो गया बच्चों, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि हाइड्रोजन का यहां पर कितने मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं। भाई हाइड्रोजन के पीछे 2 लगा हुआ है H2 के पीछे, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है। और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के 1, कुछ नहीं है सर, तो 1 लगा हुआ है, कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं, 1 मॉलिक्यूल है। अब आप ही मुझे बताओ कि कौन सा गैस डबल है। भाई हाइड्रोजन डबल है, किसका डबल है, ऑक्सीजन का डबल है। तो आप मुझे बताइए, जो हाइड्रोजन है यानी कि जो एनोड है, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो डबल होगा किसके, ऑक्सीजन के। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि वन ऑफ द इलेक्ट्रोड पे एक गैस दूसरे गैस का डबल होता है, ऐसा क्यों। तो आप बोलोगे बिकॉज जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, the hydrogen gas is double than the oxygen gas due to decomposition of the water, ठीक है। एंड वी ना उसके बाद नीचे बैलेंस करके आप इसको थोड़ा सा दिखा सकते हैं, राइट, कि नीचे हम बैलेंस करके दिखाएं और यहाँ पे शो भी कर दिए कि 2 ऑफ हाइड्रोजन है ऑक्सीजन की। इतनी चीज़ लिख के आना है आपको, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वैसे तो आपने केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा होगा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, और उसके बाद चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये आपने पढ़ा होगा। सबके एग्जाम्पल भी आई थिंक पढ़े होंगे, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इन टेक्स्ट क्वेश्चन तो उसमें भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो, लेकिन मैं कुछ और एक्स्ट्रा थोड़ा बताने वाला हूं जो कि पेपर में बहुत सारा पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है या असर्शन रीजन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ये कहा जाता है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है बच्चों, तो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या एक्चुअली घटनाएं घटती है, या हम फिनोमेनन भी बोल सकते हैं। चलो, तो पहला तो ये होगा कि सर केमिकल रिएक्शन के बाद एक प्रोडक्ट बनता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। दूसरा, जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। यानी रिएक्टेंट साइड यानी कि जो जैसे x प्लस में y मिलकर के क्या बना, z बना, तो भाई साहब x की प्रॉपर्टी z से कभी नहीं मैच करेगी, y की प्रॉपर्टी z से कभी नहीं मैच करेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। यही होता है केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल रिएक्शन के अंदर ये चेंज होता है। तो 2 चेंज हो, पहला क्या सर, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कोई भी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन ये आता है कभी कभी कि अच्छा, क्या न्यू एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है क्या केमिकल रिएक्शन में, न्यू एलिमेंट्स बनते हैं क्या, ये न्यू एटम्स बनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। न्यू एलिमेंट नहीं बनते, बल्कि क्या होता है, एलिमेंट का रीअरेंजमेंट होता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया है फॉर एग्जांपल CuSO4 प्लस
मैंने एक और एग्जांपल मैंने लिया, कैल्शियम ले लिया, ठीक है। तो कैल्शियम ने जैसे ही CuSO4 से रिएक्शन किया तो Ca किसके साथ आ जाएगा, SO4 के साथ, तो CaSO4 प्लस में Cu। एक एग्जांपल लिया जस्ट मैंने। तो कहने का मतलब है कि देखो क्या कुछ नया एलिमेंट बना क्या, कैल्शियम सल्फर ऑक्सीजन और कॉपर के अलावा इधर या इधर कुछ अलग है, नहीं है भाई। जो एलिमेंट्स इधर थे वही एलिमेंट्स इधर ही होंगे, ठीक है, इधर भी होंगे। लेकिन आप देखो कि रीअरेंजमेंट हो गया है एटम्स का, देखो कैल्शियम अब इसकी जगह आ गया है और कॉपर साइड हो गया है, रीअरेंजमेंट्स। तो क्या होगा थर्ड पॉइंट्स कि केमिकल इक्वेशन के दौरान यानी कि ड्यूरिंग केमिकल इक्वेशंस द रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस और रीअरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स टेक्स प्लेस, वी कैन से लाइक दैट, राइट। समझ आई बात, क्लियर है? 3 पॉइंट्स आपको ऐड करना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ PbNO3 एंड FeSO4। मैं करके दिखा देता हूं जनरली कि होता क्या है सर, इसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं PbNO3 की। तो PbNO3 का होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला है इसका, लेड नाइट्रेट कहलाता है ये। जब इसका डिकम्पोजिशन होगा बच्चों, हीट देंगे, हीट को कभी कभी हम ऐसा है ना ट्रायंगल से भी दिखा देते हैं, ठीक है, इसका मतलब भी हीट होता है। तो पता है बच्चों क्या बनेगा, इसमें बनेगा मैं अभी बैलेंस नहीं कर रहा, अभी जस्ट लिख रहा हूँ NO2 प्लस O2, पहला तो ये बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या होता है, एक तो ये खुद अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है ये। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसको पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि बताओ ये क्या है, या फिर पूछ लिया जाएगा इसमें ब्राउन फ्यूम्स किसको कहते हैं, या ब्राउन फ्यूम्स नाम से आप किसी भी कंपाउंड्स को पकड़ सकते हो इजिली। ब्राउन फ्यूम्स होता है NO2, राइट। ब्राउन फ्यूम्स के नाम से हम इसको NO2 को जानते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ से ब्राउन फ्यूम्स नाम से एक क्वेश्चन आता है जो कि अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन है जनरली, मैं आपको बताता हूँ कौन सा है भाई, FeSO4 को ब्रेक करना है। तो मैंने ले लिया FeSO4, है ना, ऐसा ब्रैक वो दे दिया, एरो के बाद ऊपर ट्रायंगल दे दिया, हीट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से बनेगा पता क्या, Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3। इसमें 2 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ कि SO2 क्या है, आपको पता है SO2 क्या है? SO2 जो है हमारा वो है सल्फर डाइऑक्साइड, और इसको हम कहते हैं कि ये एसिड रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा जनरली इंपॉर्टेंट गैस माना जाता है। एसिड रेन का एक मेन कॉज ये भी है, ठीक है, इसकी वजह से भी एसिड रेन होता है, ठीक है। तो SO2 जनरली हमारे यहाँ पे एक इसको हम लोग जनरली पॉल्यूशंस के एयर पॉल्यूशन का एक इंग्रेडिएंट मानते हैं हम लोग इसको, राइट। SO2 को एसिडिक गैस कहा जाता है, इसको हम लोग कह सकते हैं एसिडिक गैस। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक गैस ही होते हैं वैसे भी। अच्छा, Fe2O3 पता है क्या, ये रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, लेकिन इसमें सिर्फ यही नहीं लगाएंगे, कभी अगर रस्ट का फॉर्मूला अलग से लिखने को आएगा तो हम Fe2O3 लिख करके नहीं आएंगे, फिर लिखेंगे Fe2O3.NH2O, स्मॉल n H2O। तो रस्ट का फॉर्मूला जनरली यहाँ से याद दिला दिया मैंने आपको कि ऐसा होता है, रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3.NH2O, ये रस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन के जरिए से मैंने आपको 2 चीज़ें याद दिलाई, तो इसको ध्यान में रखिएगा प्लीज़ आप लोग, ताकि आप एग्जाम में इसको सही रंग से कर सकें अगर इससे क्वेश्चन आए घुमा फिरा के भी, ठीक है। चलिए, वैसे तो इन टेक्स्ट हम लोग करेंगे ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। देखो क्विक लाइम, तो क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है सिंपल, ये मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहा जाता है, या सिर्फ लाइम भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, स्लैग लाइम या फिर लाइम वाटर, स्लैग लाइम या फिर लाइम वाटर के नाम से आता है ये फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्या अपना मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो मार्बल, चौक, ठीक है, इन सब का मार्बल हो गया, चौक हो गया, ठीक है। तो इन सब में क्या पाया जाता पता है, इन सब में पाया जाता है CaCO3, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल और चौक्स में पाए जाते हैं, राइट। उसके बाद हम बात, अच्छा, या फिर एग शेल में, अंडे के कवर में, इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, पेपर में कुछ भी घुमा के पूछा जा सकता है। अच्छा, थर्ड के बाद फोर्थ क्या अपना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस होता है, ठीक है, ध्यान रखना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का बेस होता है। अच्छा, उसके बाद क्या अपना फिफ्थ में क्या है, ब्लू विट्रियोल। ये कई बार पता नहीं बच्चे परेशान हो जाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CuSO4। ब्लू विट्रियोल एक कॉपर सल्फेट को कहते हैं, पाउडर होता है एक तरह का, उसको हम ब्लू विट्रियोल कहते हैं, एक तरह का सॉल्ट होता है ये, ठीक है। तो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से मैं आपको NCERT के इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज में करवाना स्टार्ट करूँगा, कल या परसों से मैं स्टार्ट कर दूँगा, वीडियोज़ आपके आ जाएंगे, ठीक है। और क्लास 12 के भी आएंगे ऑब्वियसली, उसके भी चैप्टर्स मैंने स्टार्ट किया है, इलेक्ट्रिक को चार्जेस एंड फील्ड, फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख करके मैंने जस्ट ये किया है अभी स्टार्ट, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए ध्यान से, और अगर आपका एग्जाम है बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।